नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस वक्त नारायणहिती राजमहल के सामने खड़े हैं। हालांकि नेपाल के इतिहास में, नेपाल के वर्तमान में इस राजमहल का प्रतीक, इस राजमहल का मतलब बदल चुका है, लेकिन आज भी लोगों के लिए ये उतनी ही अहमियत रखता है। हम नारायणहिती महल हमारे पीछे है, दूसरी तरफ यहाँ पर रिलीफ कैंप सामने लगे हुए हैं। इसके आसपास का तमाम वो इलाका है काठमांडू का जो प्रभावित भी हुआ है यहाँ के महाभूकंप में, लेकिन इस एक महल की तरह अडिग खड़ा रहना चाहता है नेपाल, और यहाँ की जनता उसी की ओर कदम बढ़ा रही है। इस तरह की रिलीफ कैंप में रहने वाले लोग चाहते हैं कि वो किसी तरीके से उस दिन को और नजदीक ले आए जब वो वापस अपने घरों की तरफ जा सकें। आदमी को चाहिए परिस्थितियों से जूझे, हालात से लड़े, एक सपना टूटे तो दूसरा सपना गढ़े। यही जिंदगी की रीत है, जीना इसी का नाम है। नेपाल में भीषण भूकंप ने 10,000 जानें ले ली, पूरा काठमांडू तबाह हो गया, लेकिन मौत की उस चित्कार के 4 दिन बाद अब जिंदगी अंगड़ाई ले रही है। सड़क पर चहल पहल शुरू हुई है, हादसे से उबरने की कोशिशें जारी हैं। अस्पताल में जिंदगी की उम्मीदें बरकरार रखने की जंग चल रही है। जीते जागते चमत्कार दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही चमत्कार है ये शख्स जिसका नाम है ऋषि खनाल। अस्पताल के स्ट्रेचर पर पड़े ऋषि खनाल 80 घंटे तक 6 मंजिले इमारत के मलबे के भीतर दबे रहे। 3-3 लाशें उनके पास पड़ी रहीं। 80 घंटे तक न एक बूंद पानी, न एक दाना भोजन, फिर भी सांसें चलती रहीं। नेपाल फ्रांस की संयुक्त टीम ने 5 घंटे तक चले बचाव कार्यक्रम के बाद ऋषि को जिंदा बाहर निकाला। 82 घंटे मलबे में दबे रहने के बाद ऋषि खनाल बाहर निकाले गए। अब उनके पांव का ऑपरेशन हुआ है और उन्हें अब पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। इस हादसे में ऋषि की टांग टूट गई है, लेकिन जिंदगी अगर बची है तो उसके पीछे है ऋषि की अपनी इच्छा शक्ति। After nearly 80 hours, the patient is alive. He was there alone along with the 3 dead bodies in that room. Patient had no where to go to defecate and urinate. Also, he had nothing to eat as well as drink. It was because of his sheer willpower that he survived. 56 घंटे तक मौत से जंग तो जॉन केसी ने भी लड़ी है। इस मकान के मलबे में जॉन केसी 56 घंटे तक दबे रहे। हर पल मौत इनको अपने करीब दिख रही थी, फिर भी इन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। 56 घंटे आपने वहां पर गुजारे। उस समय पूरे टाइम आपके मन में क्या चलता रहा? आप अकेले थे पूरे इलाके? मैं मर जाऊंगा, मैंने वही सोचा था। वही सोच के एक पिन पकड़े, मैंने ये गले पर डाला मरने के लिए। हाँ, पाल बन गया, लेकिन मैं नहीं मरा। 4 दिनों बाद लोग अपनी सवारियों से जिंदगी के रास्ते नापने सड़क पर निकले हैं। सड़क पर बाइक की कतारें लगी हैं। ये कतारें पेट्रोल भराने के लिए लगी हैं। आलम यह है कि 2-2 घंटे के इंतजार के बाद कहीं जाकर पेट्रोल भराने की नौबत आ रही है। यहाँ से पीछे तक लाइन लगी है, क्योंकि इस पूरे इलाके में 1-2 पंप ही पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पेट्रोल मिल रहा है। बाकी जगह तो स्टॉक खत्म है या फिर वो खुले नहीं हैं। जहाँ खुले हैं वहाँ ऐसी ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं पीछे तक, और लोग फिर भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कराहट के साथ ही सही ये शहर आगे बढ़ना चाहता है अपनी रौ में पहले की तरह। भयानक जलजले के 4 दिन बाद श्रद्धालुओं ने पशुपतिनाथ मंदिर का रुख किया है। फूल मालाएं बिकनी शुरू हो गई हैं। लोग जिंदगी की एक नई आस के साथ भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतना विनाशकारी भूकंप आने के बाद में भी लोग जो है सहमे हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन अब लग रहा है कि जिंदगी सामान्य हो रही है। पशुपतिनाथ से प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो हम लोग फिर इसको
पटरी पे लाया। मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। भारी भूकंप के बाद अब फिर से नेपाल में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। हम पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण में हैं और यहाँ का माहौल भी अब धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। वही भक्तिमय वातावरण फिर से दिखने लगा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद, पशुपतिनाथ मंदिर में जिस तरीके से जिंदगी सामान्य हो रही है, ये इशारा करता है कि आने वाले वक्त में जल्दी ही नेपाल इस सदमे से उभरेगा। आपदाएं आती हैं, इंसान पर कुदरत का कहर टूटता है। हर कहर से जिंदगी थमती जरूर है, लेकिन यह इंसान का हौसला है कि जिंदगी रुकती नहीं। यही तो जिंदगी है, यही जिंदगी का नियम है। मनोज्ञा लोईवाल और संजय शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, काठमांडू, आज तक। काठमांडू की सड़कों के किनारे किनारे धीरे धीरे जिंदगी लौटने लगी है। इस तरह की चाय की दुकानें लगने लगी हैं, इक्का दुक्का दुकान खुलने लगे हैं, लेकिन समूचे शहर में क्या हाल है, मैंने अलग अलग जगहों पर जाकर इसका जायजा लिया। महाभूकंप से उपजा महाविनाश, जिसने नेपाल को सदियों की टीस दी। वो कंपन, वो जलजला अब थम गया है, पीछे छोड़ गया है बर्बादी के निशान, जिससे उबरना अब नेपाल की सबसे बड़ी चुनौती है। वैसे कुदरत का नियम है कि प्रलय के बाद वहीं से फूटती हैं सृजन की कोपलें, फिर उसी अंधेरे से होता है खुशियों का सवेरा। आज तक ने नेपाल में चप्पे चप्पे से तबाही की तस्वीरें दिखाई। अब आज तक आपको पटरी पर लौटती जिंदगी से रूबरू करा रहा है। धीमे धीमे उम्मीद कर सकते हैं कि स्थिति यहाँ पर सामान्य हो सकती है। यहाँ पर हम कालीमाटी जो फल और सब्जी का बाजार है, यहाँ का सबसे बड़ा बाजार बताया जाता है, यहाँ पर मौजूद है और धीरे धीरे यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ती हुई आप देख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे दुकान हैं जो अभी तक लगाए नहीं गए हैं। बहुत सारे उधर दिख रहे हैं जहाँ पर कोई नहीं है। नहीं, सब मिल रहा है, खुल रहा है। दाम बढ़ा के तो नहीं बेच रहे हैं? वैसा नहीं है। सब्जी का भाव ठीक है? अभी तो थोड़ा महंगा लग रहा है। हाँ। पहले भी ऐसे ही 50 था, अभी 60। हाँ। सप्लाई आ नहीं पा रहा होगा। हाँ, वो हो सकता है। ये मार्केट अब धीरे धीरे चालू होने लगा। ये शायद ये सब अर्थक्वेक स्टॉप हो जाएगा तो ये धीरे धीरे चालू हो जाएगा, लेकिन चालू होना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये उत्पादन वाला एरिया यहाँ का नजीक नहीं है। बहुत। लेकिन आप लोग दुकान खोल के बैठे हैं? हाँ, हम तो खोल के बैठे हैं, लेकिन सामान तो नहीं है, अभी तक आया नहीं है। इस बात का गम नहीं कि कुदरत ने नेपाल को कितना बदरंग बना दिया, बल्कि इस बात का यकीन है कि नेपाल के लोग अपनी हिम्मत से नया जहां बनाएंगे। बाजार भले ही सूने हों, लेकिन इन बच्चों के चेहरों पर चस्पा ये मुस्कुराहट लोगों को उम्मीद का संबल दे रही है कि उठो और फिर से बनाओ नई राह। अभी स्कूल बंद है सबका? यस। हाँ। यस यस। यहाँ पर किसके साथ आई हो बाजार में? मेरी मम्मी के साथ। कब से आना शुरू, कब से शुरू की यहाँ पर आना, कब से दुकान लगा? शनिवार नहीं, ये सोमवार से। सोमवार से लगा और धीरे धीरे अब खुल रहा है सब। बाजार की रौनक तो खरीदारों से होती है। पिछले 4 दिनों में नेपाल के लोग जिस दुर्दशा से गुजरे हैं, उससे निकलने में अभी वक्त लगेगा। बाजारों की वो रौनक लौटने में वक्त लगेगा, लेकिन दुकानें अब धीरे धीरे सज रही हैं। न्यू रोड पर स्थित जो बाजार हैं वो नेपाल के काठमांडू के सबसे व्यस्त इलाकों में से माने जाते हैं। दुकानें धीरे धीरे एक एक करके खुल रही हैं। आपने दुकान अपनी खोल ली है? अभी खुला है। आज ही से? आज दिख रहा है कि धीरे धीरे कुछ दुकानें अब खुलना उम्मीद है, मतलब खुलने की उम्मीद है, ये बात है। तो डर लग रहा है कि यहाँ पर दुकानों में बैठने में अभी या नहीं? अब सब ठीक लग रहा है? थोड़ा थोड़ा डर भी है, डर तो पैदा रहा है, लेकिन निकलना भी जरूरी है। निकलना भी जरूरी। हाँ। नेपाल की मदद के लिए पूरी दुनिया ने हाथ बढ़ाया। भारत ने अपने पड़ोसी देश की हर संभव मदद की, आगे भी करता रहेगा, लेकिन नेपाल के लोगों को खुद ब खुद अपने अंदर फिर से जीने का हौसला भरना होगा। भीड़ थोड़ी थोड़ी अब दिखनी शुरू हुई है। ये तो कैमरे के लिए आई हुई भीड़ है, लेकिन वैसे बाजार में थोड़ी थोड़ी जो खरीदार हैं वो निकलना शुरू हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर एक दुकान खुली दिखती है, दूसरा शटर डाउन,
तीसरी दुकान खुली, चौथा शटर डाउन। अब नेपाल को इंतजार है कि धीरे धीरे सब खुल जाए, क्योंकि इसी व्यवसाय पर तो उनकी जिंदगी आधारित है। कैमरा पर्सन दिनेश लाल के साथ श्वेता सिंह, काठमांडू आज तक। काठमांडू में जो लोग अब तक बेचैन थे कि यहां से किसी तरीके से बाहर निकलकर अपने घरों की तरफ जा सकें, कम से कम सड़क के रास्ते, उनके लिए अच्छी खबर रही। ये कलंकी चौक है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहीं से बसें निकलती हैं बिहार के कुछ इलाकों की तरफ जाते हुए, नेपाल के बाकी इलाकों में जाते हुए, और बसों की लंबी कतार यहां पर देख सकते हैं। जो लोग बस में नहीं बैठ सकते हैं वो उसके ऊपर छतों में भी बैठ सकते हैं। हमारे संवाददाता ने इसका पूरा जायजा लिया। सड़क पर हजारों इंसानों की ये कतारें काठमांडू से दूर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने के लिए लगी हैं। काठमांडू के तिलगंगा बस स्टैंड पर उन हजारों लोगों की भीड़ जमा है जो रहने वाले तो बिहार के हैं, लेकिन रोजी रोटी के लिए काठमांडू में रहते हैं। जलजले के बाद ये घर जाना चाहते हैं। बिहार सरकार ने इन लोगों के लिए 25 बसें भेजी हैं, लेकिन इतने सारे लोग 25 बसों में भला कैसे समाएंगे? काठमांडू से निकलने के लिए ये लोग 4 दिनों से इंतजार कर रहे थे और आज बस बिहार के लिए खुली है। इसमें बिहार के लोग हैं और भी बसें आई हैं, करीब 25 बसें बिहार की आई हैं यहाँ पर, और जिसमें तमाम यात्रियों को बैठाया जा रहा है। आप बताइए कि कब से आप इंतजार कर रहे हैं? 4 रोज से कर रहे हैं, शनिचर से 12 बजे से। और जो है ये घर गिर गया, हम लोग का दूसरा मकान पे अटक गया, तब हम लोग निकले। उसमें 11 आदमी थे और जो है कोई सामान नहीं निकला उसमें से। वो उसमें जो है हम लोग पैंट भी दूसरा का पहन के आए हैं, वैसे खाली निकल गए सब। अब बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए जाना पड़ रहा है। यहाँ घर है ना? नहीं, यहाँ घर नहीं है, यहाँ घर तो भागलपुर की तरफ है। काठमांडू के तिलगंगा में तिल धरने की जगह नहीं है। ये भारत जाने वाले लोगों की भीड़ है जो यहाँ पिछले 3 दिनों से बसों का इंतजार कर रही है। बसें कुछ आई भी हैं, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की बसें आई हैं, कुछ लोग गए भी हैं, लेकिन लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वो जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहते हैं। काठमांडू के वाडेश्वर चौक के पास भी दिन में करीब 5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। लोग अपने अपने ठिकानों के लिए बसों की तलाश में खड़े हैं। भूकंप के बाद दहशत का आलम, लोग अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं। नेपाल सरकार ने 500 से ज्यादा बसें लगाई हैं, लेकिन कतार इतनी लंबी है कि इनका नंबर कब आएगा इन्हें मालूम नहीं। फिर भी भरोसा ये है कि यहाँ देर तो है लेकिन अंधेर नहीं। उम्मीद का दामन किसी ने नहीं छोड़ा है। आज नहीं तो कल अपने घर तक सुरक्षित जरूर पहुँच जाएंगे। इस लाइन में लगे हैं, कितनी देर में आपका नंबर आएगा? पता नहीं कितनी देर में आएगा, बहुत है आगे। लाइन तो आगे 4 किलोमीटर तक है, बहुत लगेगा, 12 बजे तक आगे जाएगा। फिर पूरे परिवार को लेकर जा रहे हैं? बुडल जा रहे हैं। अब बहुत है इसमें बैठने का झटके दे रहा है, इधर टाइम में झटके दे रहा है, इसको इधर बैठने का मन नहीं कर रहा है इधर। तो ये सारे लोग अब अपने अपने गांव जाना चाहते हैं, यहाँ शहर छोड़ के। हाँ, इधर शहर छोड़ के गाँव जाना चाहते हैं। काठमांडू के बालाजू बस स्टैंड पर भी यात्रियों की कतार लगी है। एक तो बसों का इंतजार, ऊपर से खाने पीने की चीजें मिलनी भी दुश्वार है। कितना मुश्किल है अभी यहाँ से वापस घर जाना। बसें नहीं मिल रहा है, कठिन हो रहा है। मिले तो जाएंगे, नहीं मिले तो न जाएंगे। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, कब जाएंगे घर ये पता नहीं। इसलिए बस मिलेगा तो चले जाएंगे, नहीं मिलेगा तो यहीं बैठेंगे। नेपाल सरकार ने काठमांडू से लोगों को निकालने के लिए बसों का बड़े पैमाने पर इंतजाम किया है। इसके अलावा भारत सरकार ने भी बसें भेजी हैं। फिर भी लोगों की कतारें इतनी लंबी हैं कि बसों के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। मनोज्ञा लोईवाल और संजय शर्मा के साथ सुजीत कुमार झा, काठमांडू आज तक। हम काठमांडू के दरबार स्क्वायर पर इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ की हेरिटेज साइट है और इसीलिए पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है ताकि देखा जा सके कि कितने को रिस्टोर किया जा सकता है, कितनी इमारतों को। इस सब के बीच लोगों के घर भी हैं, घरों को छोड़कर लोग रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से आप सड़क की व्यस्तता मेरे पीछे देख सकते हैं, उसी तरीके से जान और जिंदगी लौट रही है पटरी पर।
भीषण भूकंप में तबाह हुई जिंदगी को पटरी पर लाने के इंतजाम हो रहे हैं। आशियाने उजड़ गए हैं। हजारों लोग मैदान में लगे शिविरों में नए सिरे से जिंदगी का ताना बाना बुन रहे हैं। तबाही इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। काठमांडू के अस्पताल घायलों से पटे हुए हैं। अस्पताल में दवाइयां भी अब कम पड़ रही हैं। अधिकतर लोगों के हाथ पैर टूटे हैं, चोटें लगी हैं, इतनी तकलीफ में हैं कि उन्हें पेन किलर्स की जरूरत है, जिसकी अभी फिलहाल बहुत जरूरत है। नेपाल में पूरी तरह सभी अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो रही है। ज्यादा सप्लाई चाहिए दवाइयों की, जो देश विदेश से आए या फिर यहाँ पर ही प्रोक्योर हो सके। मार्केट्स नहीं खुले हैं, लेकिन फिर भी अस्पताल पूरी तरह से लगा हुआ है कि जितनी जल्दी हो सके दवाइयों की सप्लाई बढ़ाई जा सके। बसी बसाई जिंदगी उजड़ी है तो उसके निशान भी साफ नजर आ रहे हैं। जो लोग बाहर से रोजी रोटी कमाने आए थे वो नए ठिकानों की तलाश में हैं। जिंदगी अब नए सिरे से शुरू करनी है। यही तो इंसान का जिगर है। गिरता है, संभलता है, उठता है और फिर चल पड़ता है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक। कुदरत के कहर के बाद जरूरी है कि सबक ली जाए और जिंदगी आगे चलती रहे। यही दस्तूर है, यही नियम है। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।